ठीक है। अब तीसरा पॉइंट वो ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं आपको कैसे गाइड करें। आपको बताया जा रहा है कि जैसे दोस्तों ने और बाकी कोलीग्स ने भी शेयर किया कि आपको क्या करना चाहिए। एक एहतियाती वार्निंग मैं पहले आपको देना चाहता हूँ कि बताना ये चाहता हूँ कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के एचआर मैनेजर वो हैं जिनको अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब नहीं देना चाहता तो एचआर मैनेजर लगा दिया। ठीक है, और कई केसेस ऐसे हैं, हमारे कोलीग भी हैं तो समझते हैं सारा कुछ। हो सकता है अगर आपको जॉब नहीं है तो ज़रूरी नहीं आपका कोई नुक्स है उसमें, हो सकता है वो गलत आदमी गलत पोजीशन पे बैठा हो। ठीक है ना। इसकी एक मिसाल है, लाहौर के 5 स्टार होटल हैं, वहाँ के जनरल मैनेजर हैं। उनको मेरा एक दोस्त इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने उसके मजहबी हवाले से गुफ्तगू उन्होंने की, सीवी पे कोई बात नहीं हुई, तो बड़ा परेशान होकर वापस आ गया कि मुझसे मजहबी हवाले से गुफ्तगू करते हैं, मेरे क्वालिफ़िकेशन पे कोई बात नहीं हुई। तो दूसरे दोस्त ने पूछा कि क्या बात हुई थी। बस यही पूछ रहे थे आपका मसलक क्या है, आप कहाँ से हैं, कहाँ से हैं। तो उसने पूछा आपने क्या बताया। उसने कहा जी मैंने बताया सुन्नी घराने से हूँ। कहता फिर जॉब नहीं होगी। कहते क्यों। वो कहते हैं वो शाह साहब हैं जी, शाह साहब को जॉब देते हैं। अगर आपका अहले तशरीह से बैकग्राउंड है तो फिर आपको जॉब मिल जानी थी, अब आप उस मसलक से नहीं है लिहाजा आपको जॉब नहीं मिलनी। तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन का जब आप रिलीजियस बैकग्राउंड भी देखेंगे तो बाज़ मखसूस पोजीशंस पे लोग, खा वो एचआर की पोजीशन पे हैं या हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बाज़ मखसूस लोग ही भर्ती करने हैं। उसमें आपके कोई टैलेंट नहीं चलेगा, कोई कुछ भी नहीं चलेगा उसमें। आपको वो मैं आपको उसको बताऊँगा, इसका हल और तोड़ क्या है वो भी आपको बताऊँगा। बट ये चीज़ ज़हन में रखिए कि बाज़ औक़ात अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो अपनी ज़ात के ऊपर फ़िक्र करने की बजाय आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें। जैसे बाज़ दोस्तों ने कहा कि जहाँ अप्लाई करें वहाँ का माहौल भी स्टडी कर लें, और माहौल में एचआर मैनेजर भी दाखिल है। ठीक है। और अक्सर एचआर डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे रिटायर्ड फ़ौजियों को लगा दिया, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, अब वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को रेजिमेंट के सेंस में चला रहे हैं। ठीक है ना। उनका हुक्म देने का अंदाज़ भी वही है, कोई इनकार कर दे वही है। यानी जो जेन्युइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका बड़े कम एचआर मैनेजर्स को पता है कि ये है क्या असल में, वरना वही पुराने कॉन्सेप्ट लेके तो एचआर मैनेजर का नाम बदल दिया, यानी लफ्ज़ बदल गया, आते पुरानी। ठीक है। और तीसरी जो चीज़ अच्छी जॉब हंटिंग स्किल्स के लिए, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एक चीज़ ज़हन में रखें, हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम भी स्टेटस कॉन्शियस है। लोग अगर लम्ब से पढ़े हुए हैं तो खुद ही ज्यूम कर लेते हैं कि मैं टैलेंटेड हो गया हूँ। ठीक है ना। अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है तो वो पहले ही बेचारा समझता है कि मैं मज़लूम हूँ क्योंकि मैं वो हाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़ा हुआ जहाँ, यानी मैंने इंतहाई सर्टिफाइड इडियट्स भी देखे हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, सिर्फ पहले अहमक थे अब सर्टिफाइड अहमक हो गए। ठीक है ना। तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेने से तालीम नहीं आती, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेने से अकल नहीं आती। कुछ चीज़ें मौरूसी भी होती हैं, कुछ चीज़ें घर की तरबियत का भी असर रखती हैं, कुछ चीज़ें डीएनए से भी ताल्लुक़ रखती हैं। तो मुराद ये है कि मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं ये देख लेता हूँ ये आदमी पढ़ा कहाँ से है, मगर मैं जब बात करता हूँ तो उसकी डिग्री देख के मुतासर नहीं होता। मैं जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ा हुआ है मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करके इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखता हूँ। बाज़ यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए मशहूर है कि वहाँ को एजुकेशन है, लोग अच्छे बच्चे इसलिए भेजते हैं कि अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते मिल जाएं। ऐसी यूनिवर्सिटी भी इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को अपने सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम उसके साथ अटैच करके उसको काबिल और लायक और ज़हीन बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि काबिलियत का, जहानत का, लायक होने का ताल्लुक़ घर की तरबियत से बिस्मिल्लाह होती है। जो घर में तरबियत अगर ठीक नहीं मिली तो यूनिवर्सिटी में भी वही रहेगा वो। इसलिए जब एजुकेशन की बात करते हैं तो आप पहले तो ये डिफ़ाइन कर लें कि आपने एजुकेशन से मुराद क्या लेनी है। अच्छे इंस्टीट्यूशन से एक अच्छी डिग्री से मुराद लेनी है एजुकेशन की, या पढ़ने लिखने को आपने मुराद लेनी है। तो अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में हैं, अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए आपके वालिदैन को, तो उसमें एडिशनल जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है सब्जेक्ट्स की वो जब आप डालेंगे तो आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम भी मशहूर करेंगे। किसी इंस्टीट्यूशन ने आज तक कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं किया, ये मैं दावे से कहता हूँ। बड़े आदमियों की वजह से इंस्टीट्यूशंस को इज़्ज़त मिलती है, वरना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो मशहूर हैं वहाँ से नालायक लोग भी निकलें। ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशंस को इज़्ज़त उसके तालिब इल्म, उसकी फ़ैकल्टी, उसके लोग देते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशन में क्राइटेरिया अच्छा होगा सिलेक्शन का, मयार का, तो वो इंस्टीट्यूशन को इज़्ज़त बख्शेंगे और उसी वजह से इंस्टीट्यूशन मशहूर भी होता है। तो हमारा तो ये है कि जब हम ले देते हैं, अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आ रहा है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसने अच्छा पढ़ा होगा।
अच्छे इन्वायरमेंट में गया होगा। मगर महज इंस्टीट्यूशन को देख के हम ये डिसाइड नहीं करते कि बंदा भी लायक होगा, ज़हीन होगा। हम फर्दर उसको क्वेश्चन करके उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा है या नहीं है। और तीसरी चीज़ जो आखिरी है, उसके बाद फिर बाकी दोस्तों ने सब रिपीट कर दिया, यानी उन्होंने बयान कर दिया, मेरी रेपिटेशन ही थी। आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को डिफ़ाइन ज़रूर करें जब आप जॉब लाइफ में जाएंगे ना, क्योंकि ये आपको आगे ज़िंदगी में ऑन जॉब जब आप रह रहे होंगे। अब मैं HR मैनेजर हूँ, मेरा एक अपना मसलक है, मेरा एक अपना मज़हब है, ठीक है ना। अगर मैं उसी के चश्मे लगा के सारी ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमों को देखना शुरू कर दूँ तो मेरे ख़्याल में मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इससे ज़्यादा बुरा वक्त नहीं आएगा, ठीक है। बाज़ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाज़ ऐसे HR हेड हंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक मखसूस मसलक और एक मज़हब की बुनियाद पर हैं। उन्होंने यानी सोसाइटी को कैप्चर करने के लिए सिर्फ़ अपने ही मसलक या मज़हब के लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशन दिलवानी है। उससे हट के अगर कोई आ जाएगा तो वो उसको घास भी नहीं डालेंगे। ऐसा पाकिस्तान में होता है, जो लोग जानते हैं वह। आपके लिए मैसेज ये है कि आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने ज़िंदगी में आगे जो बढ़ना है ये किस बेसिस पे बढ़ना है। आप एक जो प्रोफेशनल बनेंगे तो आप क्या एक देवबंदी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, एक शिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अहले हदीस प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या सुन्नी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। तो मेरी सजेशन ये होगी कि ये सारी आइडेंटिटीज़ हैं मसलक की, इसको ज़रूर सीने से लगाएं, मोहब्बत करें, मगर अपनी पहचान और अपनी सोच की बुनियाद अपने मज़हब दीन पर रखें, मज़हब पर नहीं। अगर आप शिया बन के सोचेंगे तो फिर आपको शायद शिया के अलावा कोई मुसलमान नज़र नहीं आएगा। अगर आप देवबंदी बन के सोचेंगे तो शायद आपको बरेलवी बुरे लगने शुरू हो जाए। अगर आप बरेलवी बन के सोचना शुरू कर देंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने देवबंदी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इनके दरमियान क्लैश चलता आ रहा है थियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा मशवरा ये है कि जब आप अकेले बैठ के सोचें या जब आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएं तो आप अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करें। उसका फ़ायदा ये होगा, जब आप मुसलमान होंगे तो मुसलमान में ये इस्लाम के अंदर ये सारे मसलक आ जाते हैं। अब मैं HR मैनेजर हूँ, मेरा एक अपना मसलक है, मगर मैं अपने मसलक के ऊपर अपने दीन की सोच को प्रायोरिटी रखता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मुझे अपने लगते हैं, बल्कि चूँकि दीन की सोच है तो जो मुसलमान नहीं है वो भी मुझे खुदा की मखलूक लगता है। और उस बेसिस के ऊपर जब मैं HR की स्किल्स को प्रैक्टिस करता हूँ हायरिंग में या फायरिंग में, तो उसमें मैं फिर इंसान को इंसान होने का हक़ देता हूँ। महज ये मेरे मसलक आदमी इसलिए मैं प्रायोरिटी रखूँगा इसको हायर करने में, ये काम गलत हो जाता है। उसको हक़दार को उसका हक़ देना चाहिए और कोशिश करें जो रिलीजियस आपके तासुबात हैं उससे बचें। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच हैं और कुरान पाक से और इस्लाम से अटैच हैं। इसके नीचे अपनी पहचान रखें, बाकी जितने भी मसलक हैं उससे नीचे रखें, बस प्रायोरिटी चेंज ना करें। जब आपका मसलक इस्लाम के ऊपर आ जाएगा तो ख़राबी शुरू हो जाएगी। बस प्रायोरिटी में इस्लाम मुसलमान पहला रखें और इंसान होने के हवाले से, क्योंकि HR की स्किल ऐसी है और जॉब हंटिंग स्किल्स भी ऐसी हैं कि कहीं भी जब हम बात करते हैं, जब हम ये पिछले दिनों जब टेररिज्म का बहुत ज़्यादा हुआ था तो हमें इंफॉर्मेशन होती हैं कि बाज़ मखसूस इलाकों से या बाज़ मखसूस माइंडसेट रखने वाले लोग आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो फिर अपार्ट फ्रॉम जो चीज़ें CV पे नहीं लिखी होती, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में जानने के लिए बंदे की कुछ ऐसे सवालात भी पूछते हैं जिससे इसकी रिलीजियस और थियोलॉजिकल आइडेंटिटी थोड़ी सी एक्सप्लेन हो सके कि ये किस माइंडसेट का आदमी है। और हमने बाज़ सूट बूट पहने में बड़े क्लीन शेव बड़े डिसेंट किस्म के लोगों को रिफ्यूज़ किया है। क्यों? कि उनकी थियोलॉजिकल आइडेंटिटी बाज़ का ऐसी थी जो बड़ी ख़तरनाक हो सकती थी। और बाज़ हमने बिल्कुल यानी बारिश मजहबी हालत हुलिया रखने वाले लोगों को भी हायर किया है। क्यों? कि उनकी जो रिलीजियस फ़िलासफ़ी है, जो आइडेंटिटी है वो बड़ी अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट है। यानी आप उस रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को भी लेके आगे चल सकते हैं। तो HR की अब स्किल ऐसी है कि वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए डबल चैलेंज है। चैलेंज तो एक ही है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत आदमी गलत सीट पे बैठा हुआ है तो उससे कैसे हैंडल करना है। तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते जी उसको जब तक हटाएंगे नहीं मैं अप्लाई नहीं करूँगा। दुनिया में अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको और थोड़े से कम अच्छे भी मिलेंगे, तो आपने दोनों से मिलजुल के रहने का फ़न सीखना है। और बाकी जो दोस्तों ने मेरा कहा वो मैं रिपीट कर देता हूँ जो मेरे जहन में था
कि आप अपनी पर्सनालिटी को माइंड मैप कर लें, उसमें आप अपना टैलेंट की स्टॉक टेकिंग कर लें, एक्सपीरियंस की कर लें, एक बड़ी अच्छी बात जो सीवी पे नहीं लिखी होती कि हम जब अपना सीवी बनाते हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस मेंशन करते हैं कि मैंने ये जॉब की, ये जॉब की, ये जैसे मैं अगर आज छोड़ देता हूँ इस्लामाबाद क्लब और मेरा सीवी जो होगा उस पर लिखा होगा मैंने पहले कहाँ काम किया, उसके बाद कहाँ किया क्या, तो अगर आगे बैठने वाला मैनेजर समझदार होगा तो वो ये चीज़ देखेगा कि मेरे सीवी में मेरा एक्सपीरियंस मेंशन है, मेरी परफॉर्मेंस नहीं। अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोग जब हम हायर करते हैं और जब उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, मैंने ये क्या कर दिया। तो हमेशा सीवी में ये चीज़ देखें कि जब आप सीवी अपना बनाएंगे, आपके लेवल पे तो चूँकि परफॉर्मेंस अभी वो मौका नहीं आएगा, मगर हमारे लेवल पे ये है कि हम जब सीवी डिज़ाइन करते हैं, जब आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस भी डिस्प्ले करें अपनी सीवी पे। और उसका बेहतरीन तरीका होता है कि आपकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आपकी अचीवमेंट क्या थी, और इस जॉब पर रहने के साथ साथ आपने किन किन हवालों से वहाँ पे काम किया। और जब आप नौकरी जब आपको मिल जाएगी तो साथ साथ कोशिश करें आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अचीवमेंट का वो साथ साथ आप रिकॉर्ड करते रहें, इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स लिखते रहें। यानी अपनी जो एकेडमिक्स लाइफ है, जो यूनिवर्सिटी से निकल के जॉब लेने तक थी, जॉब लेने के बाद उसको ख़त्म ना होने दें, वो कंटिन्यू रखें। अब मैं एचआर मैनेजर हूँ, मगर इस वक्त यूट्यूब पे मेरे 160 से ज़ायद फुल मुकम्मल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट साइंसेस पे भी, कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर भी और सोशल साइंसेस के ऊपर भी, और इस तरह के जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो भी अवेलेबल हैं। ये जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी पर्पज़ के लिए हैं कि मुलाकात आपसे शर्फ़ हासिल हो गया, बाकी कुलीग से भी मुलाकात का हो गया, मगर ये जो मैं इनपुट दे रहा हूँ अपनी लाइफ का, मेरा ये इनपुट मेरे लिए रिकॉर्ड में रहे, किसी और के काम आ जाएगा। इसी तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी मैं शिरकत करता हूँ अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी ज़िंदगी की क्या कहते हैं हिस्सा ज़रूर है, मगर मेरी ज़िंदगी का नेमुल बदल नहीं है। ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने। यानी मेरी पहचान मुआशरे में मैं हूँ, इस्लामाबाद क्लब या मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपकी पहचान का आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है या क्या होगा। तो जब मैंने फ़र्स्ट जॉब तलाश की थी, इस आखिरी जुमले के साथ ख़त्म करूँगा, तो हमें एक गुर बता दिया था एक जुमले का, अगर आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी मुश्किल हो जाए, वो आज तक मैंने सीखा हुआ, वो ही अप्लाई करता हूँ कि जब 1000 CV वहाँ पे गया है किसी एचआर मैनेजर के पास, और आप कैसे आइडेंटिफाई अपने आप को करवाएंगे कि उन 1000 में से वो एक ले लें। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। सरीना में मैंने अप्लाई किया था जॉब के लिए, उस वक्त मैं पीसी बुरवन में काम करता एज ए ट्रेनिंग डायरेक्टर। तो सरीना में ट्रेनिंग मैनेजर की पोजीशन थी, इंटरव्यू प्रिंस अमीन ने लेने थे, और सीवी सिलेक्शन और बाकी कैंडिडेट की जो एक प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होनी थी, उसके बाद फाइनल कैंडिडेट जाना था प्रिंस अमीन के सामने। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो फ़िलिप शगादू ने लेना था, जो पहला फ्रेंच जनरल मैनेजर था सरीना होटल का। उन्होंने जो सिलेक्शन की सारे सीवी की, वो टोटल 50 थे, 11,000 सीवी थे। तो उन 50 में से अब उसने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करने थे जनरल मैनेजर ने। तो जब मेरा इंटरव्यू, अब उस इंटरव्यू में मैं वाहिद था जो लाहौर से उधार लेके आने जाने का कराया तो यहाँ इंटरव्यू देने आया था। उस वक्त मैंने वो जॉब छोड़ दी थी बुरबन की, मगर उस वक्त मैं लाहौर चला गया था। तो अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में। तो मैं उधार लेके यहाँ पे आया था सरीना में इंटरव्यू देने के लिए। तो मुझसे जनरल मैनेजर ने एक बात कही थी कि आप मुझे बताएं कि ये 50 सीवी पड़े हैं, इसमें मेजर जनरल के बेटे भी हैं, इसमें बड़े बड़े लोगों के सीवी भी हैं, सिफारशी भी हैं, नॉन सिफारशी भी हैं, जिसको मैंने फ़ाइनल इंटरव्यू करके सिलेक्ट करना। तो मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूँ? तो मैंने ये कहा था कि आप इस तरह करें कि जितना स्टाफ आपका है उन सबको जमा कर दें। आपने ट्रेनिंग मैनेजर लेना ना, उसकी तो पहली रिक्वायरमेंट ये होगी उसको बोलना आता, और जिस टॉपिक पे बोल रहा है उसके ऊपर उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। तो मैंने कहा था सबसे कहें बारी बारी 5-5, 10-10 मिनट बोल लें, अगर कोई मुझसे बेहतर बोलेगा तो उसको हायर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहरहाल वो एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट करवाई, वो मेरे पास रिकॉर्ड में भी है, वो कंडक्ट हुई। तो मैं उन 50 में से, या दूसरे लफ्ज़ों में 11,000 में से वाहिद बंदा था जो डायरेक्टली मेरिट पे गया था। तो इसलिए ये जब ये हालात हो ना कि जी सिफारिश के बगैर बंदा नहीं रख सकते और हालात बड़े ख़राब हैं, मैंने इन सारे गलत फहमियों से जान छुड़ाई हुई थी। मैंने कहा था हालात जितने भी ख़राब हैं, मैंने जॉब अल्लाह के फ़ज़ल के तहत रह के तलाश करनी है, हालात के तहत नहीं।
तो अल्लाह के फजल को ज़हन में रखा था तो वो हर जगह काम कर जाता है। ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Assalamu alaikum. I think everything that had to be said has already been said for 1 hour, so I don't want to repeat anything over again, but कुछ की चीज़ें हैं that all of you need to keep in mind as you move forward and progress in your career. First of all, we need to stop looking for excuses on why we're not getting jobs. ठीक है, सिफारिश हर जगह चलती है, whether it's Pakistan or it's abroad. Safarish is there. How you manage that safarish, that depends on you. ठीक है? Secondly, the job market, there are plenty of jobs out there. There was a recent statistic in the Delhi Express newspaper, that the Tribune, in the month of January, there were 800 plus jobs in Islamabad alone, and less than 200 people met the basic requirements. Okay, so like some of our colleagues here have said, you need to first be able to identify whether you have the required job skills and the attributes needed for that job. A majority of us, hum log maar khate hain because we do not meet the requirement for the job. In today's day and age, having a degree is not enough. Okay, a degree is just a prerequisite to qualify for being considered for a job, but it is not your ticket to getting a job. You have to have a number of additional skills that you need to start developing during your educational career in order to be eligible to be considered for jobs. Secondly, when we make resumes, why do we make resumes? Anyone? Why do we make resumes? Apply for a job. Okay, to apply for a job? Present yourself. Present yourself in your absence. Present yourself, basically. You make a resume not to get a job, okay, but to land an interview. Okay, so what you have on your resume is extremely critical in order for you to land an interview. It's like saying when you go out in the market and you need to decide which water bottle to buy. Nestle, Sparklets, Tetley, which one do you buy? Our decision is based a lot of times on the packaging, the price, the cost, the attraction. We all have our own reasons, right? इसी तरह आपका जो CV है, this is a way of packaging yourself. How effectively can you package yourself? That packaging on a CV obviously involves your skills, your attributes, your qualifications, etc., etc. But in a job market where 45% of your population is less than the age of 26, you are competing with thousands of other people out there for the same jobs. So, what makes you so special? Why should we hire you? Just having a degree is not enough today. So the focus at that time is on your key achievements. What did you achieve? Because as an employer, we are not interested in you just because you have a degree. You need to give us some value addition. What value proposition do you bring on the table? Why should we hire you? That's where your skill sets count. That's where your achievements count. अब इसी तरह आपके level पे, where most of you are fresh graduates, inshallah soon, or maybe you are fresh graduates. अक्सर ये सवाल आता है कि जी, you know, हमारा कोई experience नहीं है, what should we do? How can we get a job? Right? Well, there's certain skills that you need to possess at that level first in order to even qualify for consideration. If you don't have job experience, like some of our colleagues over here said,
internships, voluntary work experience, all these things help. They help because they help you better understand your strengths. कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि we are doing degrees in finance or IT or HR, for example, और the advantage of doing an internship or voluntary experience is once you experience that, you may realize this is not what I want to do. Okay, so imagine doing a 4-year degree or MBA or master's करने के बाद आपको पता चले कि जी this is not even something I want to do. This is one of the major reasons why many people earlier when they had CS degrees and IT degrees, they could not land jobs because all they had were degrees, but they didn't have any additional skill, they didn't have any additional achievements. So please focus on achievements. At your level, if you do not have achievements, what you need to focus on is possessing key requisite skills. Okay, you need to be very good, exceptionally good in your interpersonal skills. Okay, as interviewers, we will be looking out for these things. Okay, your interviewing skills, how much customer focus do you have? And we've been trained in areas like behavioral interviewing skills where we're able to critically look at you and look at what you're saying, and we're able to assess how customer focused you are. Okay, leadership skills count very much. Okay, leadership skills, if you tell us on your resume, I was the captain of the cricket team, that doesn't help. There's so many hundreds of other people out there who have the same skill. What additional leadership skill and capability do you bring to the table? Okay, that's a separate discussion which we can get into, but leadership skill, communication, interpersonal, customer focus, your ability to handle stress, these are areas we're going to be looking for. And when on your resume you write in your objective, seeking a challenging position with seeking a challenging position in a progressive organization that can utilize my leadership skills and communication skills, why should we believe you? We don't know you. We don't know if you have good leadership skills and communication skills. So your objective has to be focused on your career. What is it that you want to do? What job are you applying for? So something simple as seeking an entry-level position in HR is good enough. Because I will know immediately when I look at your resume, what job are you applying for? Do you have the required skill sets? Do you have the achievements? And I can make my decision. Okay, so these are 4 or 5 skills that every young, fresh grad needs to possess in order to be eligible for a job. I won't say much else. I think we'll leave the rest to you. Khalid Khan was senior manager in U4 and looking after the strategy part of HR over there. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I think everything is covered, right? So Urdu mein I think कहते हैं कि As you please. I'm going to do the mixture. My point is कि मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात है. सारी चीज़ें वही चल रही हैं. Everything is there. I'll definitely summarize a few points where you understand what you need to have in yourself to actually run an effective job hunt. But focus की बात हो गई है. I think understanding yourself and the external world market, you need to understand that. ये भी बात हो गई. नेटवर्किंग की बात हो गई. आई थिंक जितना टाइम हम लोग फेसबुक पे लगाते हैं अगर उतना लिंक्डइन पे लगाएं तो विल लैंड अ बेटर जॉब. देन आई थिंक नेटवर्किंग भी हो गई है. एंड द लास्ट थिंग, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इन माई ओपिनियन इज योर एटीट्यूड. एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. होता ये है कि बहुत से लोग इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि लोग कहते हैं हालात बहुत ख़राब है. हालात हमें कैसे पता चलता है कि हालात ख़राब हैं? दैट्स समथिंग वेरी ट्रिकी. हमें लोग बताते हैं. हमारे एक सीनियर, आई थिंक बहुत से लोग जानते भी होंगे, आई एम रेफरिंग टू नदीम चौहान. वो कहते हैं कि वी हैव सो मेनी साइकोलॉजिकल सुसाइड बॉम्बर्स अराउंड अस. वो उनके साथ ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं. कहीं इंटरव्यू देख रहा है, आपका कोई दोस्त इंटरव्यू देकर आया, कोई कॉलीग इंटरव्यू देकर आया, कोई कज़न इंटरव्यू देकर आया और वो उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, उसको जॉब नहीं मिली.
वो आपके पास आ जाएगा, वो क्योंकि वो ऑलरेडी सड़ा हुआ है कि मुझे जॉब नहीं मिली, वो आके आपके सामने शुरू हो जाएगा, यू आर वेरी मोटिवेटेड, यू नो आई एम गोना गो एंड आई एम गोना यू नो गेट इनटू एन इंटरव्यू, आई एम preparing for that or whatever, and you have all the required skill set as well. That's the irony of it. आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो आके आपको बताएगा कि you know यार हालात बहुत ख़राब हैं, मैंने सब इतनी तैयारी की, 5 दिन में तैयारी करता रहा, you know जब मैं इंटरव्यू के लिए गया उसने मेरे से क्वेश्चन ही कोई नहीं पूछा, कोई पावा आ गया था, किसी की पर्ची आ गई थी, ये हो गया, हर जगह गंद है, ये भी है वो भी है, और ढस फारिग। आप का एटीट्यूड या जो कॉन्फिडेंस था इट्स टोटली शैटर्ड। अब आप पहली बार जाएंगे ये माइंडसेट लेके कि रौला है, कुछ नहीं हो सकता, ये मेरे से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा भी, उसने ऑलरेडी को रख लिया होगा, ये एम ही खाना पूरी कर रहे हैं। सो दिस इज द एटीट्यूड, बट इट मैटर्स अ लॉट। हमें बचपन से लेके यू नो व्हेन वी स्टार्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड, MBA या मास्टर्स जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में करें, वहाँ तक आपको फोकस कर रहे होते हैं आपके IQ के ऊपर, एंड आपकी सक्सेस में दिस वन रिसर्च आई वाज गोइंग थ्रू, आपकी सक्सेस में IQ plays only 7% of the role. It's 93% which is your emotional intelligence. How emotionally intelligent are you? अपनी decision making आपकी कैसी है, आप किस तरह स्ट्रेस को, वो कहते हैं 10% is what happens to you and 90% how you deal with it. So it all depends on you. Ups and downs आते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। I think एक दो चीज़ें इन्होंने I was taking a few notes कि सबसे एक्साइटिंग टाइम आपका जो होता है, जो ग्रेजुएशन जब आपकी होती है, आप ग्रेजुएट हो गए, आपने वो आई डोंट नो, हाँ वो हैट पहना हुआ है और वो सारा सिलसिला, I mean you're the king of the world at that time, right? कि यार you know I'm masters and whatever. But होता क्या है, असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। आपको सारे मास्टर्स में बताया जाता है, स्पेशली MBA स्टूडेंट्स, उनको बताया जाता है dude you're a manager, trust me, you're a born manager, we're going to make you manager. जब ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद जब जॉब्स के अप्लाई करते हैं उनको रखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी या समटाइम्स इंटर्नशिप, MTs, and then you know get to a level of executive, beginner level and all that. आपसे जब वो फोटोकॉपियाँ करा रहे होते हैं ना, उस वक्त आप सड़ जाते हैं कि यार ये मैं मैनेजर हूँ भाई, मुझे मैनेजर बनाया है, मैं बाहर निकला, आई मेंट टू बी ए मैनेजर, लेकिन मेरे से फोटोकॉपियाँ करा रहे हैं, दिस इज बैड। वहाँ पे आप रोना शुरू हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। सो दैट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन